सर्वेभ्यो नमो नमः। संस्कृत सीखो के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में हरियाणा बोर्ड की कक्षा 12वीं के संस्कृत विषय के पेपर में आने वाले महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों अर्थात एमसीक्यू जो प्रश्न आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, उनको सरल करेंगे। उनका आज हम अभ्यास करेंगे। आज हम इस वीडियो में 50 बहुत ही महत्वपूर्ण मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को हल करेंगे। आप जानते हैं पेपर में 14 प्रश्न आते हैं और 5 खंड आते हैं, तो उसमें जो 5वां अंतिम जो खंड होता है उसमें 14वें प्रश्न में 17 प्रश्न आपको एमसीक्यू के मिलेंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे और वो एक एक अंक के होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अन्यथेतः इत्यस्य शब्दस्य क संधिच्छेदः। तो आप देखें, अन्यथेत इसका संधि विच्छेद आपसे पूछा गया है। तो अन्यथा धन इतः एक यहाँ लिखा है, एक अन्यथा धन इतः यहाँ लिखा है। आ जमा ई, आ धन ई, ये मिलकर ए बनता है। ठीक है, तो दोनों में ही आ जमा ई है, एक में दीर्घ ई है, एक में ह्रस्व ई है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि गुण संधि यहाँ जरूर है। कई बार क्या होता है, आप ये भी ध्यान रखना, यहाँ संधि छेद पूछा गया है, संधि विच्छेद पूछा गया है, लेकिन पेपर में हो सकता है आपसे इसमें कौन सी संधि है ये पूछ लिया जाए। तो दोनों ही तरीके से आप इसको समझ के चलना। तो यहाँ जो इतः शब्द है ये शुद्ध है, ईतः शब्द नहीं होता है, ईतः नहीं होता है, इतः शब्द होता है। तो तीसरे नंबर का ये आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कार्यान्न इत्यस्मिन् शब्दे का संधि। अब देखो यहाँ संधि पूछ ली, लेकिन आपको यहाँ संधि विच्छेद भी याद रखना है। तो संधि विच्छेद हो जाएगा कार्यात धन न, और ये संधि हो जाएगी व्यंजन संधि, और व्यंजन संधि का दूसरा नाम है हल संधि। तो यहाँ हल संधि, ये भी याद रखना आप। कई बार व्यंजन संधि ना लिखकर हल संधि दे देते हैं, स्वर संधि ना लिखकर अच संधि लिख देते हैं, याद रखना। कार्यात धन न, कार्यान्न, व्यंजन संधि, हल संधि बन गई। अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न है त्वयि धन एवं। इसका संधि युक्त पद पूछा गया है, त्वयि धन एवं। अब यहाँ देखो ई और ए, यहाँ संधि हुई है, यह में ई है, आधा यह रह गया, ई को निकाल दिया और ए, ऐसी स्थिति बनी। अब जब स्वर के बाद कोई अन्य स्वर होता है तो यण संधि में ई को यह हो जाता है। तो यहाँ ई को हो गया यह, और ए और आधा यह यहाँ था ही, तो ये बन गया यह में ए मिलकर आधा यह और पूरा ये। अब ये स्थिति देखो कौन से उदाहरण में है, तो आप देख पाएंगे एक यहाँ भी ये स्थिति है और एक यहाँ भी एक स्थिति है, लेकिन एवं में मैं हलंत है, अंतिम में जो है वो हलंत है, तो ये क नहीं होगा, ख इसका उत्तर हो जाएगा। त्वयि प्लस एवं ख, त्वय्येवम्। अगला देखो स्थितः, इसमें प्रत्यय कौन सा है। अब आप देखो तह कोई प्रत्यय नहीं होता, सानच प्रत्यय जो होता है उसमें मानह, माना या विसर्ग आएंगे, मानह, माना और मानव, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में इस प्रकार से रूप चलते हैं, मानह, माना, मानव। लेकिन यहाँ स्थितः में पीछे कोई मानह, माना, मानव नहीं है, तो कतः प्रत्यय का तय शेष बचता है, स्थितः में वही है। और मय प्रत्यय इस प्रकार से बनते हैं, मृण्मय आदि इस प्रकार के रूप होते हैं। तो स्था धातु से कतः प्रत्यय जब लगता है तो बनता है स्थितः। जब भी आप प्रत्यय को सरल करें या प्रत्यय वाले प्रश्न करें तो ये याद रखना कि किस प्रत्यय का क्या शेष बचता है, क्या प्रश्न में वो शेष यानी कि अंतिम वर्ण वो वैसा है, अगर वैसा है तो वो प्रत्यय हो जाएगा। तो यहाँ है स्थितः में कतः प्रत्यय। अगला देखो उपदेष्टव्यम इत्यस्मिन् शब्दे कः प्रत्यय, यहाँ भी वही प्रत्यय पूछा है। अब टव्यम कोई प्रत्यय नहीं होता, तव्यत प्रत्यय यहाँ है, तो यहाँ उपदेष्टव्यम में है तव्यत प्रत्यय। अगला देखो छठा प्रश्न है दैष्टिक प्लस तल, क्या बनेगा। तो दैष्टिकता, ये ग भाग, ये क्रम आगे पीछे है, क ख ग ऊपर नीचे है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ये देखिए चौथे नंबर पर जो लिखा है दैष्टिक धन तल, तल प्रत्यय का ता शेष बचता है।
वाग्भूषणम, इसमें आपसे समास पूछा है, तो समास का आपसे विग्रह भी पूछा जा सकता है। यहाँ समास पूछा गया है लेकिन इसी का विग्रह भी आ सकता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। वाग्भूषणम का विग्रह होगा वाक् एव भूषणम। भूषणम स्क्रीन पर लिखने में राइटिंग थोड़ी सी खराब आती है, लेकिन आप ये ध्यान रखें, समझ जाएंगे। अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वाक् एव भूषणम, और इसका समास बन जाएगा कर्मधारय समास। अगला प्रश्न, आत्मश्रेयसी इत्यस्य शब्दस्य कः विग्रह। आत्मश्रेयसी का विग्रह आपसे पूछा गया है, तो विग्रह इसमें हो जाएगा आत्मनः श्रेयसी। और समास अगर पूछ ले आत्मश्रेयसी में समास कौन सा है, क्योंकि जरूरी नहीं है आपसे पेपर में इसी का विग्रह पूछा जाए। समास पूछ ले तो बनेगा षष्ठी तत्पुरुषः। ठीक है, षष्ठी तत्पुरुष। आत्मन शब्द से षष्ठी विभक्ति में आत्मनः बनता है। अगला प्रश्न देखो, दीर्घा ग्रीवा यस्य सः अत्र समस्त पदम के। अब यहाँ समस्त पद आपसे पूछा है, तो इसका समस्त पद बनेगा दीर्घ ग्रीवः, क भाग दीर्घ ग्रीव, और समास बन जाएगा बहुव्रीहि समासः। अकर्मणः इत्यस्मिन् शब्दे का विभक्ति, तो अकर्मण शब्द से पंचमी और षष्ठी में अकर्मणः बनता है, तो यहाँ आपको ऑप्शन में षष्ठी विभक्ति दिया गया है, तो ये उत्तर हो जाएगा अकर्मणः में षष्ठी विभक्ति एक वचन है। जगादः इत्यस्मिन् शब्दे क लकारः, तो जगादः इसमें लिट लकार है। अगला उदाहरण देखें, विद्वान इत्यस्य शब्दस्य पर्याय पदम किम। आपसे पर्याय पद इसका पूछा है, तो प्राज्ञः, कोविदः, मनीषी, उपर्युक्ता सर्वे, तो ये सभी के सभी विद्वान शब्द के पर्याय पद हैं, तो उत्तर हो जाएगा सर्वे। अगला प्रश्न, धीरा इत्यस्य शब्दस्य पर्याय पदम किम। इसमें भी पर्याय पद आपसे पूछा है, तो धीराः इसका पर्याय पद हो जाएगा धैर्यशालिनः। अशुभम इसका विलोम पद, बड़ा आसान है, अशुभम का विलोम पद हो जाएगा शुभम। अगला प्रश्न देखो, तेन धन एव, इसमें संधि पूछी है कि संधि कौन सी बनेगी, तो तेन में न में ए, ठीक है, न आधा हो गया, और ए और ए मिलकर आई बनता है, और संधि होती है वृद्धि संधि। ठीक है, तो देखो तेनैव कहाँ है, पहले में ही है तेनैव, वृद्धि संधि हो जाएगा, स्वर संधि का ये भेद है। अगला है उपनयतैनम, पदस्य संधि विच्छेदो अस्ति। संधि विच्छेद पूछा है इसमें, उपनयत प्लस एनम, ऊपर वाली संधि वृद्धि संधि। अभी हमने देखा यहाँ तय में ए है और उसके बाद है ए। ठीक है, तो ए और ए मिलकर आई बनता है, बन जाएगा उपनयतैनम। उपनयत एनम वृद्धि संधि और स्वर संधि का भेद। यद्यपि इति पदे कह संधि, यद्यपि में संधि कौन सी है, तो यदि धन अपि, ये इसका संधि विच्छेद होता है। कई बार आपसे संधि विच्छेद करना भी पूछा जा सकता है, जरूरी नहीं है आपसे संधि ही पूछे। तो यदि धन अपि, ई को यहाँ यह होता है, और ई को यह कहाँ होता है, यण संधि में होता है। ई को यह, उ को वह, री को रे, ली को ले, यण संधि में होता है। स्वर संधि का ये भेद है, यहाँ है यण संधि। अगला उदाहरण, गुणानाम लुब्धाः इति विग्रहे किम समस्त पदम। गुणानाम लुब्धाः, इसका आपसे समस्त पद पूछा गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा गुण लुब्धाः। देखो कहाँ है, पहले में ही है गुण लुब्धाः, और समास बनेगा षष्ठी तत्पुरुष। दीर्घायुषम इति पदस्य विग्रह अस्ति। दीर्घायुषम का विग्रह आपसे पूछा है, तो दीर्घायुषम का विग्रह पद हो जाएगा दीर्घ आयु यस्य स, और समास हो जाएगा बहुव्रीहि। बहुव्रीहि कैसे लिखा जाता है, आप नीचे इधर देख लें, बहुव्रीहि को लिखने में गलती नहीं करना। अशेषम अत्र का समास है, अशेषम में समास कौन सा है, तो अशेषम में नए समास है। नए समास तत्पुरुष समास का ही भेद होता है। तो समास के बारे में विस्तार से जानने के लिए आप समास की वीडियो चैनल से देख सकते हैं, वहां आप और विस्तार से समझ पाएंगे कि इसमें नया समास कैसे हुआ। अगला
प्रश्न है स्था धन क्षत्रिय प्रत्यय। अब उसका निष्पन्नम रूपम आपसे पूछा है, निष्पन्नम पदम क्या होगा। तो स्था धातु से क्षत्रिय प्रत्यय लगता है तो बन जाता है तिष्ठन। आप ये देखो यहाँ लिखा है स्थित, तो स्था धातु से जब कतय प्रत्यय लगता है तो बनता है स्थित, और जब क्तवतु प्रत्यय लगता है, स्था धातु से क्तवतु प्रत्यय लगेगा तो स्थितवान बनेगा, और स्था धातु से क्त्वा प्रत्यय लगेगा तो बनेगा स्थित्वा। ये आपको सभी को पता होना चाहिए। तो यहाँ बनेगा स्था धातु क्षत्रिय प्रत्यय से तिष्ठन। परिगृहित पदे कह प्रत्यय, तो यहाँ हो जाएगा क्तः प्रत्यय। अगला प्रश्न है नमः इति उपपद योगे का विभक्ति प्रयुज्यते। नमः इस उपपद के योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। वार्तिक है संस्कृत व्याकरण में, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वखट योगाच्च, और इसके नमः के योग में, स्वस्ति के योग में, स्वाहा के योग में, स्वधा अलम और वसट के योग में हमेशा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे गुरुवे नमः, स्वस्ति प्रजाभ्य, इस प्रकार से। तो हाँ, एक चीज और भी देखें कि यहाँ अलम शब्द आया है। मैंने कहा कि अलम के योग में भी चतुर्थी होती है, लेकिन अलम अगर पर्याप्त के अर्थ में हो, जैसे अलम मल्लो मल्लाय, यह मल्ल अर्थात पहलवान दूसरे पहलवानों के लिए पर्याप्त है, तो पर्याप्त के अर्थ में अगर अलम हो तो चतुर्थी आएगी। लेकिन अगर निषेध के अर्थ में हो, मनाही के अर्थ में, निषेध अर्थ में अगर होगा तो वहां तृतीय आएगी। जैसे अलम कोलाहलेन, कोलाहल मत करो, निषेध का अर्थ अगर होगा तो तृतीया, और पर्याप्त के अर्थ में अलम में चतुर्थी आती है, याद रखना आप। अगला देखो, विना इति उपपद योगे का विभक्ति। अब फिर वही उपपद विभक्ति है विना, तो विना के योग में द्वितीया तृतीया और पंचमी तीनों ही आ जाती है। वहां एक वार्तिक है पृथक विना नानाभिस तृतीया अन्यतरस्याम। संस्कृत व्याकरण में एक वार्तिक है कि पृथक विना और नाना के योग में द्वितीया तृतीया और पंचमी सभी आ सकते हैं। तो यहाँ आपको ऑप्शन में द्वितीय दिया है तो द्वितीय आप लगा देंगे। प्रकाशः इति पदस्य पर्याय पदम किम, तो प्रकाश का अंध प्रभात अंधकार आलोक, आलोक इसका उत्तर है। आलोक होता है प्रकाश का पर्याय पद। असत्यम इति पदस्य किम पर्याय पदम, ये बड़ा आसान है, असत्यम का हो जाएगा सत्यम। अगला देखो, सूर्योदय, इसका विलोम पद पूछा है, आसान है, उत्तर हो जाएगा सूर्यास्तः। गच्छति पद का विलोम पद, अब देखो याति का अर्थ भी जाना ही होता है, व्रज धातु भी जाने के अर्थ में होती है, ठीक है, तो विलोम पूछा है तो आगच्छति इसका हो जाएगा। गच्छति जाता है, आगच्छति आता है, आगमिष्यति जो है वो आएगा, ये लकार बदल गया, लिट लकार है, लेकिन गच्छति जिस लकार में आपसे पूछा है उसी लकार में उत्तर दो तो आप अच्छा रहता है, शुद्ध होता है, उत्तर हो जाएगा आगच्छति। वाचम इति पदस्य विशेषण पदम किम, वाचम इस पद का विशेषण पद आपसे पूछा गया है। तो पहले आप वाचम शब्द का अर्थ जाने, वाचम का अर्थ होता है वाणी, और इसका उत्तर बनेगा दृप्ताम। दृप्ताम होता है दर्पयुक्त, अहंकार से भरी हुई वाणी, और ये प्रयोग कहाँ हुआ है आपको याद होगा, पाठ है बाल कौतुकम, जो कि महाकवि भवभूति द्वारा रचित उत्तर रामचरितम से लिया गया है, वहां इसका प्रयोग किया गया है, दृप्ताम वाचम। अगला देखो, असारे इति पदस्य विशेष्य पदम किम, तो ये भी पाठ में असारे खलु संसारे, तो संसारे ये शब्द इसका विशेष्य पद है। अब देखो जगत का अर्थ भी संसार ही होता है वैसे, लेकिन आप जानते हैं विशेषण और विशेष्य में एक ही विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे असारे में सप्तमी एक वचन है तो संसारे में भी सप्तमी एक वचन ही आएगी, मतलब इसके विशेषण और विशेष्य दोनों में एक ही विभक्ति का प्रयोग होता है, तो उत्तर हो जाएगा संसारे। आहूरविद्यया इति पदे कह संधि विच्छेद, अब आप देखो आहु धन अविद्या, विसर्गों का हो जाएगा रे, और रे ए में मिल जाएगा, आहूर अविद्या बन जाएगा, और संधि का नाम अगर पूछा जाए तो हो जाएगी संधि विसर्ग संधि। तास्ते का संधि छेद, तो तान धन ते, ये इसका संधि विच्छेद है, और यहाँ संधि क्यों कौन सी है, संधि है यहाँ व्यंजन संधि अर्थात हल संधि। अगला उदाहरण, गुरु धन उपदेश इत्यस्मिन् पदे किम संधि पदम,
तो संधि युक्त पद आपसे पूछा है तो बन जाएगा गुरूपदेशः। गुरु के रे में हर्ष उ है और उपदेश में भी हर्ष उ है, दोनों को मिलाकर दीर्घ उ बन जाएगा, बड़े उ की मात्रा लग जाएगी, गुरूपदेश बन जाएगा। अब आप कहेंगे कि सर एक शब्द होता है हितोपदेशः, हितोपदेशः ये ग्रंथ है हितोपदेश, तो वहां पर और एक पाठ भी हमारे सिलेबस में भी है सुख नासोपदेश, वहां भी नासोपदेश ऐसा आया है, सुख नासोपदेश, सुख भी मैं लिख देता हूं इधर, सुख नासोपदेश। तो वहां ओ क्यों हो गया, यहाँ भी ओ है यहाँ भी ओ है, तो यहाँ भी गुरोपदेश हो जाना चाहिए था, लेकिन आप देखें वहां शब्द है हित में तय है, तय में ए है, और यहाँ भी नासो में से है और से में ए है, वहां ऊ नहीं है, ए और ऊ मिलकर ओ हुआ है, और ए और ऊ मिलकर गुण होता है, लेकिन यहाँ है हर्स्व ऊ और दीर्घ ऊ, दोनों को मिलकर गुरूपदेश बनेगा और संधि हो जाएगी दीर्घ संधि। अगला प्रश्न, कुर्वन् इत्यस्मिन् पदे का प्रत्यय, कुर्वन् में प्रत्यय कौन सा है, तो क्री धातु से क्षत्रि प्रत्यय जब लगता है तो कुर्वन् बनता है, सानच लगेगा कुर्वाणे बनेगा, वन कोई प्रत्यय नहीं होता, उर्वन कोई प्रत्यय नहीं होता। उक्त्वा इत्यस्मिन् पदे का प्रत्यय, तो उक्त्वा में प्रत्यय क्त्वा प्रत्यय का त्वा शेष बचता है, आप जानते हैं वच धातु से क्त्वा प्रत्यय लगता है तो बन जाता है उक्त्वा। तुमुन प्रत्यय का तुम शेष बचता है, जब कभी किसी शब्द में लास्ट में तुम हो तो वहां तुमुन प्रत्यय होता है। क्तैवतु प्रत्यय जो है उसका शेष बचता है तवान तवतु तवत, पीछे हमने बताया है, और उत्वा कोई प्रत्यय नहीं होता, तो यहाँ है प्रत्यय वच धातु से क्त्वा प्रत्यय लगने पर उक्त्वा। अगला प्रश्न देखो, अवेक्ष इत्यस्मिन् पदे कः प्रत्यय, अवेक्ष तो अव उपसर्ग ईक्ष धातु और प्रत्यय है ल्यप, ठीक है। कत्वा प्रत्यय नहीं है क्योंकि हमने अभी जाना है कि कत्वा प्रत्यय में त्वा शेष बचता है, यहाँ तो यह है, वेक्ष कोई प्रत्यय नहीं है, ईक्ष कोई प्रत्यय नहीं है, ल्यप प्रत्यय यहाँ है। और ल्यप प्रत्यय की आप खासियत समझते हैं, जानते हैं, ल्यप प्रत्यय तभी आता है जब धातु से पहले कोई न कोई उपसर्ग हो, यहाँ अ उपसर्ग है। उपात्त विद्यः इत्यस्मिन् पदे का समासः, उपात्त विद्य इसमें आपसे समास पूछा गया है, लेकिन समास का निर्धारण आप जानते हैं तभी अच्छे से हो पाता है जब आप उसका विग्रह कर लेते हैं, विग्रह के आधार पर ही समास का नाम हम डिसाइड कर पाते हैं। तो उपात्त विद्या का विग्रह पद होगा उपात्ता विद्या येन सह, और समास हो जाएगा फिर बहुव्रीहि समास। अगला प्रश्न, वर्तन्तु शिष्यः इत्यस्य पदस्य विग्रह आपसे पूछा है, तो इसका विग्रह पद होगा वर्तन्तोः शिष्यः, और समास का नाम पूछा जाए तो षष्ठी तत्पुरुष। अगला प्रश्न, विनयेन शिशिरः, यहाँ समस्त पद आपसे पूछा है तो इसका उत्तर हो जाएगा विनय शिशिरः, और समास तृतीया तत्पुरुष। मरालस्य मानसम मानसम खालिस्तान न रमते इत्यत्र समुचितम पदम पूरयत, वस्तुतः आपसे ये अव्यय भरवाना चाह रहे हैं, तो यहाँ है मानसम मानसम विना, विना अव्यय पद यहाँ आ जाएगा, और अगर यही वाक्य दे दिया जाए और आपसे अलंकार पूछ लिया जाए तो आप जानते हैं मानसम मानसम, यहाँ यमक अलंकार है, यमक, ठीक है। आगे देखो, मृत्युम इत्यस्य पदस्य विलोम पदम की, मृत्यु का विलोम पद आपसे पूछा है तो मृत्यु का विलोम हो जाएगा जीवनम। तमसा इत्यस्य पदस्य विलोम पदम किम, तमस होता है अंधकार, तमस शब्द से तृतीय एक वचन है, तो अंधकार का विलोम पद होता है प्रकाश, तो प्रकाश शब्द से तृतीय एक वचन प्रकाशेन, प्रकाश प्रकाशाय प्रकाशात ये नहीं होंगे क्योंकि तृतीय एक वचन में पूछा है, तो तृतीय एक वचन में आप जवाब देंगे प्रकाशेन। सकल गुण निवासः इत्यस्य पदस्य विशेष पदम किम, सकल गुण निवासः सभी गुणों का निवास अर्थात सभी गुणों से युक्त, तो ये विक्रमस्य औदार्यम पाठ में विक्रम के लिए ये विशेषण आया है सकल गुण निवासः, तो इसका विशेष पद है विक्रमः। अतिमलिनम इत्यस्य शब्दस्य विशेषण पदम किम, तो अतिमलिनम दोष जातम, ये इसका विशेषण पद है।
अगला देखिए प्रश्न, यत् धन च इति पदे किम संधि पदम। यत् धन च बन जाएगा यच्च, जो पहला ही है, और यहाँ स्तुत्व संधि है जो कि व्यंजन संधि हल संधि का ही एक भाग है। सत कवीरिव पदस्य संधि विच्छेदो अस्ति। कौन सा संधि विच्छेद है? सत कवी धन इव, पहला ही इसका उत्तर बन जाएगा। और अगर आपसे संधि पूछी जाए तो यहाँ है विसर्ग संधि। कौन सी संधि है? विसर्ग। अगला प्रश्न, कोपी इति पदे का संधि वर्तते। कोपी में कौन सी संधि है? तो इसको आप ध्यान से समझे। को धन अपि, अगर ऐसा होता है को धन अपि, तो यहाँ हो जाएगी पूर्व रूप संधि, और जो बाद वाला ए है इसका अवग्रह चिन्ह बन जाता है जो अंग्रेजी के एस के आकार में होता है, तो बन जाएगा कोपी। और एक बात का आप और भी ध्यान रखें कि अगर आपके पास ऐसे पेपर में आ जाए कह धन अपि, तो क्या ये गलत होगा? नहीं, यह भी ठीक है। अगर विसर्ग से पहले भी ए हो और बाद में भी ए हो तो पूर्व ए को गुण हो जाता है, ये तो विसर्ग संधि का उदाहरण हो जाएगा, कह धन अपि। लेकिन यहाँ विसर्ग संधि ऑप्शन में ही नहीं है, तो ये पूर्व रूप संधि का उदाहरण बनेगा। कह में विसर्ग को ओ होता है तो बन जाता है को, और उसके बाद पूर्व रूप किया जाता है। कह धन अपि ऐसे हो तो विसर्ग संधि का उदाहरण आप लिखना, और को जमा अपि सीधा ये हो और पूछा जाए तो पूर्व रूप संधि। अगला उदाहरण देखो, राज्ञः समीपम इति विग्रहे किम समस्त पदम। अब ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने तो पढ़ा था राज्ञः पुरुषः, राज्ञः पुरुषः, राजपुरुष जिसका समस्त पद बनता है राजपुरुषः, और वहां होता है षष्ठी तत्पुरुष। लेकिन यहाँ आ गया राज्ञः समीपम, तो इसके लिए इसका समस्त पद बनेगा उपराजम, क्योंकि ये समीपता के अर्थ में प्रयोग किया गया है, जैसे उपगंगम उपराजम, तो ये समास हो जाएगा अव्ययी भाव, याद रखना आप। राज्ञः पुरुष अगर होगा तो राजपुरुष बनेगा और वो होगा षष्ठी तत्पुरुष, लेकिन राज्ञः समीपम है तो ये समीपता के अर्थ में प्रयोग है, बन जाएगा उपराजम, समास अव्ययी भाव। गुणलुब्धः इति पदस्य विग्रह अस्ति। गुणलुब्धः का क्या विग्रह पद होगा? तो गुणलुब्धः का है गुणानाम लुब्धः, और समास हो जाएगा षष्ठी तत्पुरुष। अगला, प्रतारण कुशलैः इति पदे का समासो अस्ति। तो प्रतारणे कुशलाः ये तैः बन जाएगा बहुव्रीहि समास। मान लीजिए इसका अगर आपसे विग्रह पद पूछा जाए तो प्रतारणे कुशलाः ये तैः बहुव्रीहि समास। तो इस प्रकार से आज हमने बहुत ही महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों को हल किया है। 2-4 दिन में और वीडियो बनाकर भी डाल दी जाएंगी, और आप इनका जितना भी अभ्यास करेंगे उतना ही आपको इसमें फायदा होगा। और ये मानकर चलना कि जो इन सभी वीडियो से इन प्रश्नों को हल करेगा पेपर में उसके पूरे अंक आएंगे, एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा, ये मेरा दावा है। तो आप इसी प्रकार से अभ्यास करते रहें। वीडियो को आपने अंत तक देखा, इसे प्रूव होता है कि आप वास्तव में मेहनत करना चाहते हैं और परीक्षा में पूरे अंक लेना चाहते हैं। आप वीडियो को अपने मित्रों के पास शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।